विषय है इंद्रिय तत्व। आगे ही कहा गया है कि संचर धारा विश्लेषणात्मक है, जिसके फलस्वरूप एक अनेक में परिणत हो जाते हैं। इस बहुधा रूपायित सृष्टि के पीछे मुख्य भूमिका होती है अविद्या माया की। संचर धारा के विभिन्न स्तरों में भिन्न भिन्न गुणों से युक्त पांच भौतिक सत्ताओं का उद्भव होता है। भूत का सात्विक अर्थ हुआ जो हो चुका है, अर्थात सृष्ट सत्ता साधारण अर्थ में भूत माने अतीत। इसके पहले कहा जा चुका है कि पुरुषोत्तम के ऊपर प्रकृत सत्व गुण प्रभाव से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। फिर प्रकृति के रजोगुण प्रभाव से यही महत तत्व अहं तत्व में रूपांतरित होता है, और इसके बाद तमोगुणी प्रकृति के अधीन यह विषयी अहम तत्व विषय में डन आई अर्थात भूमा चित्त में रूपांतरित होता है। महत तत्व, अहम तत्व, चित्त, इन तीनों का सम्मिलित नाम भूमा मन है, कॉस्मिक माइंड। भूमा चित्त के उद्भव से पहले तक भूमा चैतन्य में जो क्रमगत रूपांतरण होते हैं वे विषय सत्ताएं नहीं हैं, और इसलिए भूमा सत्ता के मानस प्रक्षेप के जब तक युक्ति संगत समालोचना न कर ली जाए तब तक भूमा मन का अस्तित्व प्रमाणित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि भूमा चित्त की उन्नति के बाद भी तमोगुणी प्रकृति भूमा चित्त को अधिक प्रभावित करते हुए चलती है, जिसके फलस्वरूप भूमा चित्त क्रमशः और भी अधिक स्थूल बनता जाता है। इस कारण से चित्ताणु का अंतराण्विक तथा अंतर परमाण्विक अंतराल घटता जाता है। तन्मात्र की आंतरिक रासायनिक संगति केमिकल एफिनिटी बढ़ती जाती है। इस स्थूलीकरण की प्रथम धारा में इस रासायनिक संगति के फलस्वरूप चित्त मात्र शब्द तन्मात्र के संरचन में सक्षम होता है, अर्थात उस अवस्था में जब चित्त थोड़ा जड़ीभूत होते होते शब्द तरंग वहन करने में सक्षम होता है, तब कह सकते हैं आकाश तत्व अस्तित्व में आ चुका है। यही आकाश तत्व जागतिक स्तर में सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था है। तमोगुणी प्रकृति का प्रभाव और भी बढ़ जाने से रासायनिक संगति और भी बढ़ती गई, और इसी के साथ अंतराण्विक तथा अंतर परमाण्विक अंतराल क्रमशः और भी कम होने लगी। इन सभी के सामूहिक परिणाम स्वरूप आकाश तत्व से भी स्थूल एक तत्व का आविर्भाव हुआ, जो शब्द तरंग परिवहन के अतिरिक्त स्पर्श तन्मात्र को भी वहन करने में सक्षम हुआ। इस प्रकार दूसरा तत्व वायु तत्व एरियल फैक्टर कहलाता है। तमोगुणी प्रकृति के बढ़ते प्रभाव के कारण वायु तत्व के अंदर भी संघर्ष होता चलता है। इसके फलस्वरूप अग्नि स्फुरलिंग चिनगारी उत्पन्न होती है, अर्थात वायु तत्व धीरे धीरे तेजस तत्व ल्यूमिनस फैक्टर में रूपांतरित होता है। दर्शन सामर्थ्य अथवा रूप तन्मात्र उत्सारण इसी तृतीय तत्व तेजस तत्व का विशेष गुण है। तमोगुणी प्रकृति के और भी बढ़ते प्रभाव के फलस्वरूप परवर्ती चरण में अप तत्व और अंत में क्षिति तत्व का उद्भव होता है। रस तन्मात्र द्वारा अप तत्व तथा गंध तन्मात्र द्वारा क्षिति तत्व अनुभव गम्य है। आकाश, वायु, तेजस, अप और क्षिति तत्वों की क्रमागत उद्भूति कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह धीरे धीरे तथा क्रमगत उद्भूति धीरे धीरे तथा क्रमगत भाव से होता रहता है। चित्त और आकाश तत्व के बीच का स्तर न तो अब्स्ट्रैक्ट होता है, न ही इसे जड़ कहा अथवा समझा जा सकता है। इस प्रकार हमारे चिर परिचित सूर्य यह भी वायु तत्व और तेजस तत्व के बीच की एक विशेष अवस्था है। हम लोगों की यह पृथ्वी ग्रह प्रारंभ में एक ऐसी अवस्था में थी जिसे न ही तेजस तत्व और न ही अप तत्व कहा जा सकता है।
इसके ज्वलंत अग्निपिंड धीरे धीरे तरल अवस्था में रूपांतरित हो गए। परवर्ती चरण में जिसका ऊपरी भाग क्षिति तत्व में रूपांतरित हो गया, आज भी इस पृथ्वी का गर्भीय अंश तरल अवस्था में है तथा बिल्कुल ही अंदर के हिस्से के तेजस तथा वायु तत्व क्रमशः अप तत्व में परिणत होता जा रहा है। क्षिति, अप, तेज, मरुत और व्योम, इन पंचभूतों में से प्रत्येक ही किसी न किसी कॉन्सेप्शन या परसेप्शन की परिधि में चले आते हैं और इसी के माध्यम से इंद्रिय समूह उन्हें पहचान कर उनका श्रेणी विभाजन करते हैं। इन्हीं भूत तत्वों के विभिन्न सम्मिश्रण से स्थूल वस्तुओं का निर्माण होता है। प्रथम चरण में अजैव सत्ताएं और परवर्ती चरण में जैव सत्ताएं, सृष्टि चक्र में प्राणी सत्ताओं के उद्भव के साथ ही साथ प्रतिसंचर धारा प्रारंभ हो जाती है। स्थूलतम जड़ की अभिव्यक्ति ही संचर धारा का अंतिम चरण होता है। जड़ के भीतर की क्रियाशील शक्ति या प्राण धीरे धीरे प्राणाह, वाइटल एनर्जी में परिणत हो जाती है। यही प्राणाह शक्ति जीवन का प्रत्यक्ष कारण है और यही जीवों के जगत संबंधी भौतिक क्रियाकलापों का नियंत्रण करती है। इसके बाद प्राणाह और मन के समन्वित सहयोग के आधार पर प्रतिसंचर धारा आगे बढ़ती है, किंतु प्राणा की अभिव्यक्ति के अनुकूल परिवेश के अभाव में मृत जीव देह अथवा मरणासन ज्योतिष पिंड देह भी क्रमशः बढ़ते आंतरिक दबाव के फलस्वरूप जड़ सत्ता में जड़ स्फोट होता है तथा विघटित तत्व अपने अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाते हैं। यह जड़ स्फोट जिसके कारण स्थूलतम क्षितिज तत्व सूक्ष्मतम तत्वों में रूपांतरित हो जाती है, इसे ऋणात्मक संचर कहा जाता है। परंतु क्षिति तत्व के जड़ स्फोट अथवा ऋणात्मक संचर के कारण कोई भी तत्व व्योम तत्व से सूक्ष्म किसी अन्य तत्व में वापस नहीं जा पाता। इसलिए क्योंकि ऐसा होने का अर्थ होगा कि भूमा मन अपनी कल्पना धारा के किसी अंश विशेष का प्रत्याहार कर लेता है। यहां केवल यही कहना युक्ति संगत होगा कि पंचभूत तत्व कोई नई रचनाएं नहीं है, बल्कि वे भूमा चित्त की स्थूलीभूत अभिव्यक्तियां मात्र हैं, जो तमोगुनी प्रकृति के बाहरी दबाव के कारण अंतराण्विक एवं अंतर परमाण्विक अंतराल की कमी एवं रासायनिक एकबद्धता में वृद्धि के फलस्वरूप संचर धारा के विभिन्न स्तरों में उद्भूत होते हैं। तन्मात्र, तत् प्लस मात्र इक्वल टू तन्मात्र। संस्कृत में तत् का अर्थ है वह, दैट, और मात्र का अर्थ सूक्ष्मतम परिमाण। इस प्रकार तन्मात्र का अर्थ होता है उसका यानी संश्लिष्ट भूत तत्व का सूक्ष्मतम अंश। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार ब्रह्मचक्र एक भूमा नृत्य है, जिसमें हर एक सृष्ट जीव भूमा के आनंद में विभोर होकर एक सुंदर मधुर छंद लय के माध्यम से आगे चलता है। दूसरी भाषा में यह कहना होगा कि जैवीय अस्तित्व मात्र तरंगों का महासागर है। आनंद मार्ग दर्शन आधुनिक जड़ विज्ञान के तरंग स्पंदन सिद्धांत वेव थ्योरी को एक निरपेक्ष एवं युक्ति संगत दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित करना चाहता है। आकाश तत्व से आरंभ करके क्षिति तत्व तक सभी एक अशेष धारा में बहते चले जा रहे हैं। भूत तत्व का अर्थ असंख्य तरंगों का एक क्रम विन्यस्त रूप है। इंद्रिय तथा चित्त द्वारा ग्रहण किए गए समस्त तरंगों का एक अति सूक्ष्म अंश को तन्मात्र कहते हैं। स्थूलतर भूत के ऊपर सूक्ष्मतर भूत के प्रतिफलन द्वारा संश्लिष्ट सत्ता से उत्सारित तरंग का एक बहुत ही क्षुद्रांश तन्मात्र हुआ। यह होमोजेनस नहीं बल्कि अंक गणित के विचारों से तन्मात्र हेट्रोजेनस होता है और इसी गुण के कारण इंद्रिय ग्राह्य वस्तु जगत में वैचित्र सृष्ट होता है। किसी वस्तु विशेष के भीतर अथवा बहिर्जगत में उत्सारित विभिन्न तन्मात्रों के तरंग दैर्घ्य भेद से ही यह तन्मात्रिक वैचित्र देखने को मिलता है। आकाश तत्व एक सैद्धांतिक तत्व और क्षिति, अप, तेज, मरुत सभी से सूक्ष्म हुआ। इसका तरंग दैर्घ्य भी अन्यान्य तत्वों से बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसके तरंग प्रवाह को किसी बाधा का सामना करना नहीं पड़ता, जैसा कि अन्यान्य तत्वों के उदाहरण में होता है। परवर्ती तरंग जब पूर्ववर्ती अन्यान्य तरंगों के साथ सामंजस्य बनाकर चलती है तो इस अवस्था में वह स्वच्छंद गति के साथ आगे चलती जाती है। सूक्ष्मतर तरंग
स्थूलतर तरंग के भीतर से होकर उसका अतिक्रमण करता हुआ जा सकता है। यदि कारण विश्व के समस्त तरंग दैर्घ्यों के बीच सर्वदा एक संतुलन बना रहता है, और इसी संतुलन का अर्थ है तरंग के दोनों ही विराम बिंदुओं का संतुलन सत्वगुणी विराम तथा तमोगुणी विराम का संतुलन है। किसी तरंग का सत्वगुणी विराम उस बिंदु को कहते हैं जहां पहुंचकर तरंग का ऊर्ध्वमुखी संवेग अपवार्ड मोमेंटम शून्य हो गया होता है और वह तरंग नीचे की ओर अपनी यात्रा की प्रतीक्षा में होता है। इसी प्रकार तमोगुणी विराम उसी बिंदु को कहेंगे जहां तरंग अपने निम्नाभिमुखी गति बंद कर फिर से ऊपर की ओर उठना शुरू कर दे। यह मानो आधुनिक भौतिक विज्ञान के आरोह अवरोह सिद्धांत के ही समान है। किसी मूल तत्वों का तरंग दैर्घ्य इतना अधिक है, उसके बीच से गुजरने वाले तरंगों के बीच उसका संतुलन सुयोग भी उतना ही अधिक होता है। जब कोई तरंग किसी विशेष वस्तु तरंग संरचना के भीतर से होकर प्रवाहित होने का सुयोग पाता है तो वह तरंग संज्ञावाही नाड़ियों की पकड़ में नहीं आता। किंतु कोई तरंग जब किसी वस्तु संरचना के भीतर से होकर प्रवाहित होने का सुयोग नहीं पाता, अर्थात जब वह प्रतिफलित होकर वापस लौट आता है, तो मात्र उसी अवस्था में उस तरंग का अस्तित्व संज्ञावाही नाड़ियों को अनुभव होता है। अब देखा जाए कि वास्तविक प्रत्यक्षण पद्धति क्या है। पहले कहा गया है कि किसी जड़ संरचना के अस्तित्व का अर्थ अखंड तरंग माला होता है। इसका अर्थ ही तो एक परिच्छेद विहीन चल मानता है। ये स्पंदन जनित तरंगें जब इंद्रिय द्वार पर जाकर आघात करती है तो संज्ञावाही नाड़ी में एक तदनुकूल तरंग उत्पन्न होती है। इसके बाद वही अनुकूल तरंगानुभूति मस्तिष्क के भीतर स्थित वास्तविक इंद्रिय केंद्र के पास पहुंच जाता है। मस्तिष्क के इसी अनुकूल तरंग का रूप अनुचित्त ग्रहण करता है। तदुपरांत अहम तत्व अनुभव करता है कि वह एक वस्तु का सामना कर रहा है। एक उदाहरण लिया जाए, किसी वस्तु से जब प्रकाश तरंग उत्सारित होकर चक्षु की रेटिना झिल्ली यानी दृष्टिपटल पर धक्का देता है तो चाक्षुषी नाड़ी में एक अनुकूल प्रकंपन उत्पन्न होता है, जिससे वह ऑप्टिकल फ्लूइड को तरंगायित कर देता है। यही अनुकूल तरंग मस्तिष्क के उस बिंदु पर जा पहुंचता है जहां वास्तविक चक्षु इंद्रिय केंद्र अवस्थित है। चित्त वही तरंग रूप ग्रहण कर लेता है। फलस्वरूप अहम तत्व समझ लेता है मैं अमुक वस्तु को देख रहा हूं। इसी प्रकार इस विशेष पद्धति द्वारा वस्तु का सत्ता बोध जागृत होता है और यही पद्धति स्नायु इंद्रिय द्वार से स्पंदन को मस्तिष्क के भीतर संश्लिष्ट वास्तविक इंद्रिय केंद्र बिंदु तक पहुंचा देती है। स्वाद ग्रहण की प्रक्रिया भी यही है। अन्यान्य तन्मात्रों की अनुभूति ठीक इसी प्रकार होती है। संज्ञा नाड़ी के त्रुटिपूर्ण हो जाने से प्रत्यक्ष ज्ञान भी त्रुटियुक्त होगा। अहम तत्व वस्तु को ठीक ठाक समझ पाने में सक्षम नहीं होता, अर्थात बाहिक प्रत्यक्ष ज्ञान की शुद्धता पूर्णतः संज्ञावाही नाड़ी के गुण दोष पर निर्भर करती है। वस्तु से उत्सारित तन्मात्र को कहेंगे बहिर्गामी तन्मात्र और जो तन्मात्र संज्ञावाही नाड़ियां ग्रहण करती है उसे अंतर्गामी तन्मात्र कहा जाता है। इंद्रिय तत्व मन एक ऐसी प्रभु सत्ता है जो प्रतीत करता है, आदेश देता है और कार्य करता है। यह सब जब ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रियां की सहायता से करता है। इंद्रियों की संख्या 10 है, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रियां का काम है बाहर से आते हुए तन्मात्र को ग्रहण करना और कर्मेंद्रियां का कार्य हुआ आंतरिक जगत में संस्कार नाई तन्मात्र की सृष्टि कर उन्हें बहिर्जगत में अभिव्यक्त करना। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि व्योम अथवा क्षिति तत्व किसी भी सत्ता की अंतर्भूत तन्मात्र उत्सारण क्षमता एक जैसी बनी रहती है। इंद्रियों की प्रतीतिकरण में संख्यागत वृद्धि होने पर भी प्रतीतिकरण के सामग्रिक सामर्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। गणित के स्थिरांक के अनुरूप यह अपरिवर्तनीय बना रह जाता है। यदि क्षिति तत्व से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तन्मात्र समान रूप से उत्सारित हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि क्षिति तत्व के प्रत्येक तन्मात्र की प्रकटता आकाश तत्व से उत्सारित शब्द तन्मात्र की कुल प्रकटता के समान होगी, बल्कि आकाश तत्व जिससे केवल ध्वनि तन्मात्र उत्सारित होता है उसकी तन्मात्र उत्सारण क्षमता
क्षिति तत्व के पांचों प्रकार के तन्मात्र उत्सरण की सामग्रिक क्षमता के समान होगी। पंच इंद्रियां हैं चक्षु, आई, कर्ड, ईयर, नासिका, नोज, जिह्वा, टंग, त्वचा, स्किन। इन सभी का कार्य है क्रमानुसार दर्शन, श्रवण, आघ्राण, आस्वादन और स्पर्शन। प्रतीतिकरण की पद्धति के अनुसार ये तन्मात्र ग्रहण अथवा उसके आत्मस्थीकरण में मन की सहायता करते हैं। पंच कर्मेंद्रियां हैं वाक, वोकल कॉर्ड, पाणी, हैंड, पाद, लेग, पायु, अनस, उपस्थ, जेनिटल ऑर्गन। कर्मानुसार इन कर्मेंद्रियों के कार्य हैं कथन, टू स्पीक, शिल्पन, टू वर्क, चरण, टू मूव, वर्जन, टू लेट आउट वेस्ट, एंड जनन, टू गिव बर्थ।